हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है मेरा खूबसूरत सा चैनल विद्यार्थी फिजिक्स क्लासेज में। और आज मैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ऑप्टिक्स, जिसको लाइट के नाम से आप लोग जानते होंगे। तो ऑप्टिक्स में बच्चे हम लोग स्टडी अबाउट लाइट करते हैं, जिसमें लाइट की नेचर, लाइट की कंपोजिशन, लाइट कैसे पाथ पे ट्रेवल करता है, लाइट कैसे चलता है, लाइट से रिलेटेड क्या क्या घटनाएं होती है, उसके बारे में जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, उसी ब्रांच को कहा जाता है ऑप्टिक्स। दैट मीन्स ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स को 10 क्लास में 3 भागों में बांटा है। मैं क्लास यहाँ पे डाल देता हूँ, क्लास 10th। ऑप्टिक को क्लास 10th में 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थर्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल स्काई। तो ये यहाँ आपको ऑप्टिक्स के 3 भागों में 10 क्लास में ऑप्टिक्स को 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और थर्ड है आपका बच्चे ह्यूमन आई, जिसमें आई के बारे में पूरा कंस्ट्रक्शन, आई में कैसे कैसे होता है, आई में क्या क्या डिफेक्ट होता है, इसके बारे में। और कलरफुल स्काई, कि स्काई का रंग जैसे सिर्फ आप लोग जानते होंगे कि स्काई का रंग ब्लू होता है, मैं बताऊंगा कि स्काई का रंग व्हाइट क्यों होता है, स्काई का रंग ब्लू क्यों होता है। मैं सारी बातों को आगे चर्चा करूंगा। तो ये है आपके, जिसमें फर्स्ट आपको पढ़ना है। आज मैं लाइट के बारे में एक्सप्लेनेशन करूंगा कि लाइट क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ऑप्टिक्स पहले देखते हैं क्या होता है लाइट। तो इसके लिए बच्चे अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces sensation in our eye to see object around us is called लाइट। ऐसे भी समझ में नहीं आएगा कि क्या होता है लाइट में, इसका एक्सप्लेनेशन फिगर ड्रॉ करके मैं आपको बताता हूं। जैसे कि एक गुलाब का फूल है, यहां से सनलाइट इस पे आकर के फॉल्स हुआ, इस सनलाइट आकर के फॉल्स हुआ, ये जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे आकर फॉल्स होता है और फॉल्स होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर, जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल्स होता है
और फॉल्स होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पहुंचता है, तो हमारी आंख के अंदर इसका रेटिना पे इमेज बनता है, और तब हम लोग जाकर के किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो घटनाएं हम लोग सिर्फ लाइट की वजह से देख पाते हैं। नहीं, अगर लाइट होता तो लाइट ही है जो हमारा आंख में सेंसेशन को प्रोड्यूस करता है। अगर लाइट नहीं होता, जैसे कि हम अंधेरी रात में अंधेरी कमरे में एकदम जो पूरा स्याह रात है, उसमें जाकर के अपने आंख को पूरा खुला करके किसी ऑब्जेक्ट को हम देखने का कोशिश करें, कभी वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि आंख हमेशा लाइट के कारण ही सेंसिटिव होता है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के प्रति। अगर लाइट नहीं रहेगा तो आंख में हमारा कभी भी कोई सेंसेशन ही नहीं जगेगा ताकि वो किसी ऑब्जेक्ट को देख सके। विदाउट लाइट देयर कैन नो साइट, बिना लाइट के कोई साइट, कोई दृश्य है ही नहीं। तो लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जो हमारी आंखों में ये सेंसेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो किसी ऑब्जेक्ट को देख सके। तो यह लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल्स होकर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, और हमारी आंख में जब सेंसेशन प्रोवाइड करता है, सेंसेशन जनरेट करता है, तब उसको क्या बोलते हैं? लाइट। दूसरी बात, खुद ये लाइट दिखता नहीं है, खुद ये लाइट नहीं दिखता, ये दूसरे ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाता है। खुद लाइट नहीं दिखता, लाइट दूसरे ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाता है। जैसे यहाँ पे हमें ये फील हो रहा है कि लाइट है, यही आप स्पेस में चले जाइए, वहां पे फील भी नहीं होगा आपको कि लाइट है। इसलिए वहां पे फील नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स है, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है, वाटर वेपर से, अन्य गैस के बहुत सारे, कई सेवरल पार्टिकल्स, मिलियन पार्टिकल्स है यहाँ पे, जिसपे लाइट जब फॉल्स हो रहा है, और फॉल्स होने के बाद लाइट स्कैटर्ड हो रहा है, स्प्रेडिंग आउट हो रहा है, यहाँ पे पूरा फैल रहा है, जिसके कारण से लग रहा है कि पूरा हमारा रूम में लाइट है, पूरा हमारा स्पेस में लाइट है, जबकि ऐसा है नहीं। लाइट खुद इनविजिबल होता है, लेकिन जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे फॉल होता है, फॉल्स होता है, तब उसको विजिबल बनाता है। दैट मीन्स यू कैन से दैट योर नेक्स्ट डेफिनेशन, लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इनविजिबल मीन्स नहीं दिखने वाला, अदृश्य, इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट इट इज फॉर्म्ड visible other objects when falls on them। लेकिन जब ये दूसरे ऑब्जेक्ट पे फॉल्स होता है तो उनको विजिबल बनाता है, कब? जब फॉल्स होता है उन पे, तब। क्योंकि फॉल्स होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, और हमारी आंख तक जब पहुंचता है तो हमारी आंख में सेंसेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो ये होगा लाइट की डेफिनेशन। या और भी लाइट के कई डेफिनेशन आप बोल सकते हैं। मैंने ये बोला, लाइट का बुक में भी डेफिनेशन दिया रहता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ये हो गया। नेक्स्ट ये भी बोल सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच जनरेट्स सेंसेशन ऑफ आवर विजन, क्योंकि लाइट के बिना तो हमारे आंख में कोई सेंसेशन होता ही नहीं है। तो ये है आपके लाइट के डेफिनेशन। तो वीडियो पॉज करके आप इसको उतारेंगे। अब मैं आपको लाइट की कहानी बताता हूँ, कैसे कैसे लाइट को शुरुआत में लोगों ने क्या माना, बाद में क्या हुआ, ये सारी। तो यहां से मैं अब स्टार्ट करूंगा आपका लाइट से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट। लाइट के बारे में, लाइट से रिलेटेड शुरुआत में कई लोगों ने अपना अपना तथ्य दिया, लेकिन सबसे हाईलाइट तथ्य 1675 ईस्वी में एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, जिनका साइंस पढ़ने वाले हर बच्चे उनका नाम जानते हैं, और उनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने 1675 ईस्वी में एक थ्योरी दिया, जिस थ्योरी का नाम था, इनके द्वारा जो थ्योरी दिया गया था, उसका नाम था कार्पस
corpuscles, CORPUS, CORPUS। अगर मीनिंग में गलती हुआ तो आप सुधार लेंगे। corpuscles थ्योरी ऑफ लाइट। हालांकि लाइट के बारे में लोग बातें बहुत दिन पहले से कर रहे थे कि लाइट ऐसा होता है। जैसे शुरुआत में फर्स्ट सेंचुरी में ग्रीक के दो साइंटिस्ट, एक यूक्लिड और एक हेरो, इसको मैथ में आप हेरोन के नाम से भी जानते हैं, एक यूक्लिड और एक हेरो थे, जिन्होंने लाइट के बारे में एक कल्पना किया कि लाइट हमारा आंख से निकलता है और बिल्कुल स्ट्रेट पाथ के लॉन्ग और ट्रेवल करता है। तो उस समय के लोग मूर्ख थोड़ी ना थे, पूछे कि ठीक है, जब लाइट हमारा आंख से निकलता और स्ट्रेट पाथ पे मूव करता, तो आप यूक्लिड साहब और हेरो साहब हमें बताइए, तो रात्रि में मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? दिखाई देना चाहिए था रात्रि में भी हर ऑब्जेक्ट, बट ऐसा नहीं होता है। नेट में सुन के दिया गया थ्योरी कि बस एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रह गया और उसका कोई योगदान हमारे आज के दैनिक जीवन में नहीं है। तो सबसे बड़ी बात 1675 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन ने बताया कि लाइट का कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया, और इसमें इन्होंने बताया कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ very very tiny particles called corpuscles। कि लाइट जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। ठीक है। और इन्होंने बताया कि ये जो कॉर्पस्कल्स होते हैं स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, और जब भी कोई हार्ड सरफेस ओपेक सरफेस से टकराते हैं तो वो रिटर्न भी हो जाते हैं। एक कुछ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से टकराता है तो कुछ अपने पाथ से डिविएट होकर पास कर जाते हैं, जिसको रिफ्रैक्शन बताया। इन्होंने पार्टिकल्स को बताया कि जैसे बॉल की तरह, कैसे बॉल को किसी दीवार पे स्ट्राइक आप करवाया और बॉल वहां से बाउंस होकर के अपने ही मीडियम में लौट आता है। इस तरह लाइट को इन्होंने बताया कि लाइट एक पार्टिकल्स के मिलकर बना, और जब कोई हार्ड सरफेस से, जैसे कि इस तरह से यहां से ऐसे आकर के टकराया, कोई हार्ड सरफेस, मानते हैं कि ओपेक सरफेस है, तो ये जितना डिग्री के एंगल पे आया था उतना ही डिग्री के एंगल पे एक पार्टिकल्स इस तरह से कॉर्पस्कल्स होते हैं। तो यहां से जिस तरह से आप बॉल को एक दीवार पे स्ट्राइक करवाते हो तो बॉल रिटर्न हो जाता है, तो इसी तरह इन्होंने ऐसा कल्पना किया, और इस घटना के अनुसार इन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करके दिखाया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को इन्होंने सिद्ध करके दिखाया। दूसरा, इन्होंने रिफ्रैक्शन को भी बताया। फर्स्ट अपने कॉर्पस्कल्स थ्योरी में लाइट को कॉर्पस्कल्स मानकर, मीन पार्टिकल्स मान करके 1675 ईस्वी में इस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटना को करके दिखाया। दूसरा, रिफ्रैक्शन की घटना को भी करके दिखाया कि लाइट जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, मानते हैं कि ये मीडियम है एयर और ये मीडियम है वाटर, तो इस तरह से लाइट की कॉर्पस्कल्स जाकर के फॉल्स हुए यहाँ पे। तो अब यहाँ का जो वाटर डेंसर मीडियम है इसकी अपेक्षा, एयर रेयर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम के जो भी पार्टिकल्स हैं, कुछ इसको अपने तरफ खींचेंगे, कुछ इसको अपने तरफ, कुछ इसको अपने तरफ, तो सबको खींचने की वजह से इसका रिजल्टेंट बिल्कुल जो है ऐसे बीच में जाएगा, मतलब इस तरफ नीचे की तरफ आएगा, जिस कारण से अपने पाथ से थोड़ा सा डिविएट हो जाता है। अपने पाथ पे ये पूरा न जाकर के अपने पाथ से थोड़ा सा डिविएट हो जाता है और ये ऐसे आ जाता है। और इसी में न्यूटन साहब ने बताया कि लाइट का जो कॉर्पस्कल्स होते हैं, इस कॉर्पस्कल्स का स्पीड जो होता है एयर में कम होता है, मींस रेयर मीडियम में कम होता है, और डेंसर मीडियम में ही ज्यादा होता है। इनको लगा कि डेंसर मीडियम में इसके पार्टिकल्स को, कॉर्पस्कल्स को खींचने वाले पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, सर्वाधिक है, जिसकी वजह से डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड रेयर मीडियम की अपेक्षा ज्यादा होगा। द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन डेंसर मीडियम देन द रेयर मीडियम, जो कि बाद में आज के डेट में गलत है। आज के डेट में एयर में ही स्पीड ज्यादा है और वाटर में क्या है,
कम है। इस घटना को सेकंड बताया। दूसरा इन्होंने रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट को बताया कि लाइट जो है ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चलता है जिसके कारण शैडो बनता है, शैडो को बना करके दिखाया। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट को दिखाया। और इसमें ये तो गलत निकल गया इनका कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनका ही निकला था। तो इन्होंने सबसे फर्स्ट अपने कॉर्पस्कुलर थ्योरी के फर्स्ट में बताया कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। दूसरा बात इन्होंने बताया कि लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं परफेक्टली स्मूथ होते हैं, इलास्टिक होते हैं, मींस कहीं अगर वैसे सरफेस पे पड़े जिनसे पार होने लायक है और मीडियम में चेंजिंग आ रहा है तो कुछ वो मुड़ सकते हैं, इलास्टिक होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बात ये बताया कि लाइट का जो स्पीड होता है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होता है और रेयर मीडियम में कम होता है। और फाइनल इन्होंने चौथा बात ये बताया कि लाइट जो है डिफरेंट कलर से मिलकर के बने होते हैं और डिफरेंट कलर का जो कार्पस्कल्स होता है उनके साइज शेप डिफरेंट होता है, जो कि आज के डेट में गलत निकल गया। इसमें इन्होंने बता दिया कि लाइट डिफरेंट कलर ऑफ कंपोनेंट्स मिलकर बना हुआ है। लाइट का डिफरेंट कलर का जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, उन पार्टिकल्स का साइज शेप मास वॉल्यूम सारा डिफरेंट डिफरेंट होगा, बट आज के डेट में गलत है। तो इनके ड्रॉबैक जो मेन निकले कॉर्पस्कुलर थ्योरी का, वो ड्रॉबैक ये था आपको वीडियो बच्चे जहाँ पे वैसा लगे आप पॉज करके नोट कीजिएगा, क्योंकि मैं रुकूंगा तो नोट करने के लिए पता नहीं कौन। और जरूर मैं बहुत इसमें इंपॉर्टेंट बात, मैं उस बच्चों के लिए मैंने अपना क्लास स्टार्ट किया जो बच्चे, यार बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको टाइम नहीं मिल पाता है, घर में वैसे कुछ काम होते हैं या फिर जो डिस्टेंस की वजह से, आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से ट्यूशन कोचिंग नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल स्कूल पे डिपेंड रहते हैं। और हो सकता है कि स्कूल में उनको 100% जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और उसकी वजह से वो पिछड़ते जाते हैं, सिर्फ माहौल की वजह से। पढ़ना बहुत चाहते हैं बट उसकी वजह से पिछड़ते जाते हैं। तो मैं उनकी कमियों को दूर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। या जो बच्चे पढ़े भी पढ़ करके देखेंगे बहुत सारी बातें आपको फर्क मिलेगी, चाहे आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, डीएवी में पढ़ रहे हो या कहीं पर भी पढ़ रहे हो, कई बातें आपको फर्क मिलेगी। मैं सारे स्कूल में जो पढ़ाई होता है, सारे ट्यूशन में जो पढ़ाई होता है, उससे मैं ज्यादा देने का प्रयास मैं आपको इस वीडियो की मदद से करूंगा। तो आप विश्वास रखें मेरे ऊपर, धैर्य रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें और देखते जाएं कि क्या विद्यार्थी फिजिक्स वाला झूठी बोलता है, किसको सच भी है इसमें। तो इनका ड्रॉबैक ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो इनका फर्स्ट जो ड्रॉबैक था वो ये था, इनका फर्स्ट जो ड्रॉबैक था वो ये था कि स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन रेयर मीडियम। ये बिल्कुल सत्य है। और इन्होंने क्या कहा था बच्चे कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ग्रेटर होता है डेंसर मीडियम, जो कि असत्य है, गलत है। इस घटना को 1850 ईस्वी में फौकॉल्ट एंड हेजांस नामक दो साइंटिस्ट थे। फौकॉल्ट और हेजांस नामक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि लाइट का स्पीड एयर में ज्यादा होगा वाटर की अपेक्षा। और उस दिन के बाद से थ्योरी का बहुत बड़ा धक्का लगा और ये थ्योरी बिल्कुल टूट सा गया। दूसरा बात, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनका और एक क्या निकला कि इन्होंने जो बताया था कि लाइट का जो डिफरेंट कलर होते हैं, लाइट में हम लोग जानते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, में ये बताते हैं कि लाइट डिफरेंट कलर से 1666 ईस्वी में इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया प्रिज्म से, जिसका रॉयल सोसाइटी काफी विरोध भी किया था कि नहीं नहीं नहीं, ये प्रिज्म में ही ऐसा गुण है जो लाइट को 7 कलर का लाइट दिखाता है। नहीं, तो इन्होंने बताया
कि नहीं, लाइट जो है वो 7 कलर का कंपोजिशन होता है, वो 7 कलर्स। और फिर प्रिज्म को इन्होंने रिकम्बाइन किया और 7 कलर में लाइट जो बिखरा हुआ था, स्प्रेडिंग आउट हुआ था, स्कैटरिंग जो लाइट का हुआ था, वो सातों कलर से फिर रिकम्बाइन करके लाइट को पुनः एक व्हाइट कलर का लाइट निकाल करके दिखाया। तो दूसरा इनका ड्रॉबैक निकला जो इन्होंने कहा था कि डिफरेंट कलर का जो कंपोनेंट्स होंगे, कंस्टिट्यूएंट्स होंगे, उनका साइज मास डिफरेंट होगा। बट लेटर ऑन ये सिद्ध हुआ कि डिफरेंट corpuscles of light have same size and shape। सेम साइज और सेम शेप का होता है डिफरेंट कार्पस्कल्स। मीन्स कुछ डिफरेंट नहीं होता, सारा का सेम होता है। रेड वायलेट जितना है सारा का सेम होता है। तो ये इनका ड्रॉबैक निकला। इसके बाद इन्होंने अपने लाइट को पार्टिकल्स मान करके, लाइट को कार्पस्कल्स मान करके कई घटनाएं इन्होंने प्रूव करके दिखाया, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ शैडो को, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। लेकिन कुछ कुछ वैसी घटनाएं जो पार्टिकल्स थ्योरी के द्वारा नहीं सिद्ध हो रहा था और लग रहा था लोगों को कि ये गलत है। जैसे कि जब लाइट, तो एक तो लाइट का ये पार्टिकल्स थ्योरी, तो कुछ वैसे जैसे कि डिफ्रैक्शन की घटना हो गया, इंटरफेरेंस की घटना हो गया, पोलराइजेशन की घटना हुआ, ये सारे में लाइट को आप पार्टिकल्स मान करके प्रूव करना चाहोगे तो कभी होगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं कि ये कोई घटना है। और एक घटनाएं काफी माइनर लेवल पे होती है। लाइट को पार्टिकल्स मानकर जितना जो रिफ्रैक्शन ये बड़े ऑब्स्टेकल्स से होते हैं, मिरर से, लेंस से, ये सबसे होता है, प्रिज्म से, हम लोग से लाइट रुक गया। लेकिन काफी छोटे, जैसा कि काफी छोटा एक ब्लेड आपने ले लिया और ब्लेड का आप देखोगे कि शैडो कुछ दूरी पे, अगर ज्यादा डिस्टेंस पे सोर्स ऑफ लाइट है और स्क्रीन भी बहुत ज्यादा दूर पे, तो उसका शैडो ही नहीं बनता है। बहुत ज्यादा दूर पे है तो उसका शैडो नहीं बनता है, क्योंकि लाइट उसके कॉर्नर से होकर धीरे 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 बेंड होकर के उसका शैडो वाले रीजन में इन कर जाता है। तो इसके बाद एक डच साइंटिस्ट हाइगेंस थे, और डच साइंटिस्ट हाइगेंस, इन्होंने लाइट का वेव थ्योरी दिया, वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया। थ्योरी ऑफ लाइट दिया, ये इन्होंने 1678 ईस्वी में दिया था। और इन्होंने ये बताया, हालांकि इनका थ्योरी देने के बाद लोग इनके थ्योरी को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि न्यूटन जो नाम है यार, बहुत बड़ा नाम है। इनके नाम में इतना दम था कि हाइगेंस के दिए गए थ्योरी को कोई मानने से इनकार कर रहा था, लोग कोई मानना ही नहीं चाह रहा था। हालांकि बस इनके सेम एरा में ही इन्होंने भी अपना ये थ्योरी दिया था, बट मानने के लिए तैयार नहीं थे लोग, क्योंकि न्यूटन नाम बहुत बड़ा है। फिर भी इनको झूल लगा, अपना थ्योरी दिया। और इन्होंने अपने थ्योरी के फर्स्ट में बताया कि लाइट जो है, लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। इन्होंने लाइट को मैकेनिकल वेव बोला, which longitudinal which
हैज लॉन्गिट्यूडनल वेव लाइक नेचर। मीन्स इन्होंने लाइट को बताया कि लाइट एक मैकेनिकल मीडियम है और इसका जो प्रोपागेशन होता है, प्रोपागेशन के दौरान लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह, मीन्स अपने मीन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ करते आगे बढ़ता है। तो इनसे उस समय के लोगों ने पूछा सॉरी तो इनसे उस समय के लोगों ने पूछा कि जब आप ऐसा बोल रहे हैं तो ठीक है, आप बताइए कि जब लाइट एक मैकेनिकल वेव है और इसका नेचर लॉन्गिट्यूडनल वेव टाइप का है, तो आप अर्थ स्पेस से, अर्थ के एटमॉस्फेयर से लगभग 32 से 36 किलोमीटर जाते जाते सारे पार्टिकल्स खत्म हो जाते हैं। उसके आप जब ऊपर में जा रहे हैं तब तो वहां पे कुछ भी नहीं है, तो लाइट कैसे वहां से आता? उसमें के लोग इतने मूर्ख थोड़ी ना थे। पूछे, उन्होंने इनसे सवाल किया तो इन्होंने बताया कि हमारा जो अर्थ है और यहाँ ये जो सन है, ये अर्थ से सन तक लेकर के एक पूरा यूनिवर्स में एक सब्सटेंस फैला हुआ है जो कि हाईली इलास्टिक है, और इस सब्सटेंस को उन्होंने इथर बताया, जिसका इथर का फॉर्मूला होता है RO, इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप, और बीच में ऑक्सीजन होता है R, और इथर ए हाईली इलास्टिक एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट होता है, इन्होंने ये बताया। और हाईली इलास्टिक होने के कारण हम लोग जानते हैं कि वेव का जो स्पीड होता है वो स्पीड रूट अंडर इलास्टिसिटी बाई डेंसिटी के बराबर होता है। तो हाईली इलास्टिक था, यानी कि इलास्टिसिटी का वैल्यू काफी ज्यादा, और वेरी वेरी एकदम थिन, बहुत ज्यादा, मींस मासलेस टाइप का था। तो डेंसिटी इसका कम था, जिसके कारण इसका स्पीड काफी ज्यादा था। लगभग वो स्पीड बाद में रोमर ने लगभग 18वीं शताब्दी में मेजर किया, और जो स्पीड था मीटर पर सेकेंड, यानी कि एप्रॉक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था। और इन्होंने लाइट को बताया वेव, हालांकि इनके बात को उसमें कोई उतना स्वीकार नहीं कर रहा था, बट इन्होंने अपना जो भी हाइपोथेसिस टाइप का इन्होंने ये दिया कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है और जिसका नेचर लॉन्गिट्यूडनल टाइप का होता है, मींस आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर करके लाइट जो है क्या हमारा पूरा स्पेस से होकर के अर्थ पे आता है। और इन्होंने लाइट को बताया कि लाइट में प्राइमरी सोर्स से जब लाइट निकलता है तो वेव फ्रंट प्रोड्यूस्ड करता है, और वेव फ्रंट के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे सेकेंडरी सोर्स के लाइक एक्ट करते हैं, और सेकेंडरी सोर्स एक वेवलेट प्रोड्यूस्ड करता है, और इस तरह से लाइट जो है आगे बढ़ता है। तो इन्होंने भी अपना लाइट को वेव मानकर, हाइगेंस ने लाइट को वेव मान करके 1678 में लाइट को इन्होंने क्या माना? वेव माना। और वेव मानकर इन्होंने सारी फिनोमेनाओं को दिखाने का कोशिश किया, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को दर्शाया, लाइट को दर्शाया, दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को दर्शाया, इसको भी प्रूफ किया, थर्ड रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट को भी दर्शाया, क्योंकि एकदम छोटे छोटे ऐसे 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 करके चल रहा था, तो उन्होंने बताया कि ये भी एक प्रकार का वेव ही है, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट को। नेक्स्ट इंटरफेरेंस को दिखाया, मीन्स दो वेव चलता है तो एक दूसरे से मीट करता है। लाइट वेव जब चलता है तो उसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ पे दोनों कंस्ट्रक्टिव मिलता है ब्राइट स्पॉट बनता है, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मिलता है वहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट बनता है, मीन्स उतना ब्राइटनेस उसमें नहीं होता है। 5 इन्होंने डिफ्रैक्शन को भी प्रूफ करके दिखाया, बट अंटिल उस समय तक इन्होंने पोलराइजेशन को सिद्ध करके इस पे
किसी का ध्यान भी नहीं था, पोलराइजेशन को प्रूफ नहीं कर पाए ये। तो इनकी घटनाएं आप जाएंगे तो 12th क्लास के ऑप्टिक्स में पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने इसके पहले कुछ कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए कि लाइट जो है वेव फ्रंट के रूप में चलता है, लाइट जहां से निकलता है उसको प्राइमरी सोर्स मानते हैं, और प्राइमरी सोर्स वेव फ्रंट यूज कर बनाता है, और वेव फ्रंट का प्रत्येक जो पार्टिकल्स हैं वो सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करते हैं, और सेकेंडरी सोर्स फिर अपना वेवलेट्स प्रोड्यूस करता है, और वही वेवलेट्स